एयरलाइंस के फ्लाइट रोकने के बाद भारत को इंडियन एयरफोर्स को क्यों डिप्लॉय करना पड़ा, बांग्लादेश और चाइना की मार्केट को भारत ने कैसे डेंट कर दिया है, IMF ने अगेन ऐसा कौन सा काम किया है और इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत से मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज करने के ऊपर क्यों विचार करने वाले हैं। कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका और अब कतर की सिचुएशन के ऊपर। पहले अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया, उसके बाद ईरान ने पिछले कल देर रात को कतर में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर मिसाइल अटैक्स किए और भारत के विदेश मंत्रालय और भारत की सरकार ने पहले भी चुप्पी साधी थी एंड अभी भी भारत ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। अमेरिका ने जब की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला किया था उस समय दुनिया के तमाम देशों ने कमेंट किया था, लेकिन तब भी भारत सरकार ने कोई कमेंट नहीं किया था। और आज भी जब ईरान ने कतर के ऊपर हमला किया है, इस बार भी भारत सरकार या भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसने कुछ कमेंट नहीं किया है। इवन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान तक इन सारी सिचुएशंस के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है, लेकिन भारत इस समय बिल्कुल चुपचाप अपने लोगों को इवैक्यूएट करने के ऊपर नजर रख रहा है और आई थिंक यही सबसे सही स्टेप है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ग्रीस के बारे में। अब क्योंकि टर्की डिप्लोमेटिक के साथ साथ सैन्य तौर पर भी भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इसलिए भारत का टर्की के दुश्मन नंबर 1 ग्रीस के साथ सैन्य संबंधों को मजबूत करना तो बनता है। दरअसल ग्रीस पिछले काफी समय से इंडियन एयरफोर्स के चीफ को अपने देश में इनवाइट कर रहा था एंड अब काफी सोच विचार के बाद भारत ने ग्रीस के साथ सैन्य संबंध को नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने का फैसला किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह सर पिछले कल ग्रीस की विजिट के ऊपर पहुंचे हैं। ग्रीस चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स आपस में ट्रेनिंग प्रोग्राम को शेयर करें। इंडियन एयरफोर्स और ग्रीस एयरफोर्स के पास जो सिमिलर फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल फाइटर जेट्स और मिराज फाइटर जेट्स, इनको लेकर दोनों देश आपस में कोऑपरेट करें। ग्रीस चाहता है कि भारत इन दोनों फाइटर जेट से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनके साथ कोऑपरेशन करे ताकि समय आने पर ग्रीस की एयरफोर्स टर्की एयरफोर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इसके अलावा ग्रीस की फ्लीट में F-16 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं एंड इंडियन एयरफोर्स को उनका भी एक्सपीरियंस मिल सकता है। मीटिंग्स के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स चीफ ग्रीस एयरफोर्स के कॉम्बैट विंग और एकेडमिक विंग दोनों एयरबेसिस के ऊपर जाएंगे और वहां पर एड्रेस करेंगे। पिछले साल एक न्यूज आई थी कि भारत ग्रीस से सेकंड हैंड मिराज फाइटर जेट्स को परचेज करने के ऊपर विचार कर रहा है ताकि उनका यूज स्पेयर्स के लिए कर सकें, लेकिन बाद में वो डील भी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में अमेरिका की एम्बेसी को लेकर। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट बने हैं तब से अमेरिकन गवर्नमेंट अजीबोगरीब और बेहुदा किस्म के वीजा नियम बना रही है। अब भारत में जो अमेरिका की एम्बेसी है उन्होंने अनाउंस किया है कि भारत का जो भी व्यक्ति अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को प्राइवेट से पब्लिक कर ले। यूएस एम्बेसी का कहना है कि वीजा एप्लीकेशन के बाद उनकी टीम एप्लीकेंट का सोशल मीडिया अकाउंट भी और पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालेगी और उस व्यक्ति के पॉलिटिकल और सोशल व्यूज जानने की कोशिश करेगी, उसकी आइडियोलॉजी जानने की कोशिश की जाएगी ताकि वो व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट, एंटीसेमेटिक या फिर एंटी अमेरिका ना हो। यूएस एम्बेसी ने एग्जैक्टली तो ये नहीं बताया कि वो सोशल मीडिया प्रोफाइल में क्या चीज जज कर रहे हैं, लेकिन यूएस एम्बेसी का कहना है कि वीजा लेने के लिए अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के साथ छेड़खानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया साइट्स के कंटेंट में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। पिछले 5 साल में क्या यूजर नेम रखे थे वो भी यूएस एम्बेसी को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और भारत ने अब बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान की मार्केट में डेंट कर दिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत के टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में इतिहास की सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। बांग्लादेश और कुछ हद तक पाकिस्तान और चाइना के कई सारे ऑर्डर्स अब भारत शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भारत में कॉटन की कंजप्शन यानी कि कॉटन की खपत काफी ज्यादा बढ़ गई है। डेटा के मुताबिक लास्ट ईयर भारत के इंपोर्टर्स ने कॉटन की 15,20,000 बेल्स इंपोर्ट की थी और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इस साल हम 15,20,000 से सीधा जंप कर 30,30,000 बेल से ज्यादा इंपोर्ट करने वाले हैं। ज्यादा रॉ मटेरियल्स आने का मतलब है कि प्रोडक्शन डबल से भी ज्यादा हो गई है। प्रोडक्शन ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल अपैरल और क्लोथिंग ब्रांड्स के ऑर्डर्स अब भारत में ज्यादा आ रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने मई 2025 में ही भारत के अपैरल एक्सपोर्ट्स में 11.3% ऑन ईयर की बढ़ोतरी हुई है। हर महीने ईयर ऑन ईयर डबल डिजिट में ग्रोथ हो रही है। ऊपर से भारत की यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी फाइनल फेज में चल रही हैं। इसलिए कई सारे इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड्स पहले से भारत में अपना बेस सेटअप करने लगे हैं। भारत के ट्रेडर्स का कहना है कि अमेरिका की अपैरल मार्केट $120 बिलियन की है, जो आने वाले सालों के अंदर $200 बिलियन को क्रॉस करने वाली है। भारत के पास इस समय अमेरिका की अपैरल मार्केट का $10 बिलियन का शेयर है, जबकि चाइना के पास $30 बिलियन का शेयर है और अब बांग्लादेश के बाद हम चाइना के मार्केट शेयर को क्रॉस करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान, इजराइल और भारत के ऑपरेशन सिंधु को लेकर। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि पिछले कल देर रात को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर मिसाइल अटैक्स करके उनको टारगेट किया था
अब देखा जाए तो इसराइल और ईरान ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के ऊपर पहले से हमले कर रहे थे, लेकिन ईरान ने जो कतर के ऊपर हमला किया इसके कारण सिचुएशन काफी खराब हो गई है। मिडिल ईस्ट के जितने भी गल्फ देश हैं ये सारे कतर के साथ आकर खड़े हो गए हैं और ईरान को कंडेम कर रहे हैं। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि कतर मिडिल ईस्ट के बीचों बीच में है और जैसे ये न्यूज आएगी ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के बेसिस के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए हैं, उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट के सभी देशों की एयर स्पेस में अफरा तफरी मच गई थी। सभी एयरलाइंस को अपने रूट्स को डाइवर्ट करना पड़ा था। कई घंटों तक कतर में कोई एयरक्राफ्ट भी लैंड नहीं हुआ और एक समय पर ऐसा लग रहा था कि पूरा मिडिल ईस्ट ही अब इस वॉर की चपेट में आ जाएगा। कमर्शियल एयरलाइंस के लिए सिचुएशन काफी टेंस होती है। ऊपर से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के चलते कई एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट की सारी फ्लाइट्स कैंसिल ही कर दी थी। इसलिए भारत सरकार ने इजराइल से इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय कर दिया था, क्योंकि कमर्शियल प्लेन्स ईरान के अटैक के बाद फ्लाई नहीं कर रहे थे। अब जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होता है वो मिलिट्री लेवल के हार्डवेयर, इक्विपमेंट और सोफिस्टिकेटेड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कारण एक कमर्शियल फ्लाइट के मुकाबले काफी सेफ होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ विजुअल्स आ रहे होंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल्स एक C-17 ग्लोबमास्टर के अंदर फ्लोर में बैठे हुए हैं और इन सबको भारत लाया जा रहा है। पिछले कल इंडियन एयरफोर्स के 2 C-17 एयरक्राफ्ट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट की है। एक ने जॉर्डन बॉर्डर से इंडियंस को इवैक्यूएट किया है और दूसरे C-17 ग्लोबमास्टर ने इजिप्ट से भारतीय लोगों को इवैक्यूएट किया है। ये दोनों फ्लाइट्स भारत पहुंच गई हैं और माना जा रहा है कि इजराइल से इवैक्यूएशन में इंडियन एयरफोर्स की और भी मदद ली जाएगी। दिन में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी तक इजराइल से 594 इंडियंस को इवैक्यूएट करके भारत लाया गया है और ईरान से अराउंड 2295 इंडियंस को भारत वापस ला लिया गया है। ईरान की बात करें तो ईरान के मशाद एयरपोर्ट से अभी भी इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन वो ईरान की एयरलाइन कंपनी महान एयरलाइंस ही ऑपरेट कर रही हैं। भारत की एयरलाइन कंपनीज ईरान की स्पेस में एंटर नहीं हो रही हैं, इसलिए मशाद एयरपोर्ट से ईरान की एयरलाइन की मदद ली जा रही है। आज भी ईरान के मशाद एयरपोर्ट से कुछ फ्लाइट्स भारत आ रही हैं जिसमें भारत के स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर एससीओ कंट्रीज के NSAs की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए चाइना पहुंच गए हैं और मीटिंग से पहले उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बायलैटरल मीटिंग भी की है। भारत चाहता है कि इस साल का जो एससीओ समिट होगा उसकी जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगी उसमें पहलगाम हमले को मेंशन करके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कंडेमनेशन भी शामिल की जाए। अब बाकी देश इसके लिए मानते हैं या फिर नहीं ये तो एससीओ समिट के समय पता चलेगा। लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई थी पाकिस्तान भी उसको एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट में शामिल करके उसको भारत के साथ लिंक करना चाहता है। अब देखना ही होगा कि फाइनली किसकी बात सुनी जाती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और IMF को लेकर। IMF ने एक बार फिर से बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दिखाई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। IMF ने जो बांग्लादेश को $4.7 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी थी उसमें से $1.3 बिलियन IMF ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को रिलीज कर दिए हैं। 2 दिन बाद 26 जून को ये $1.3 बिलियन बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके साथ ही एडिशनल $576 मिलियन भी IMF ने बांग्लादेश के लिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स के रूप में अप्रूव कर दिए हैं। IMF ने कहा है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के बावजूद बांग्लादेश की परफॉर्मेंस काफी सेटिस्फैक्टरी है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश के हिस्से की असिस्टेंस को बांग्लादेश की गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बांग्लादेश की अमेरिका के साथ दोस्ती क्या हुई, अब IMF भी बांग्लादेश के ऊपर लगातार मेहरबान हो रहा है और ये बांग्लादेश को US आर्मी को बेस बनाने का गिफ्ट ही मिल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल से। ये जो विजुअल्स इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं ये इजराइल से आ रहे हैं और आज दिन को ईरान के मिसाइल अटैक्स में ये नुकसान और डैमेज हुआ है। रिसेंट अटैक्स में ये देखा गया है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की एक्यूरेसी काफी कम हो गई है। इसके चलते इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मिलिट्री बेसिस को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जिसके कारण अब कई सारे प्रोजेक्टाइल्स इजराइल के अंदर सिविलियन एरियाज में जाकर भी गिर रहे हैं। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंच रहा है और इजराइल के लोगों की कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। इजराइल से आ रही ये विजुअल्स देखकर हमें इंडियन डिफेंस फोर्सेस के ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का हजारों किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। लेकिन रिसेंटली जो भारत और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस हुए थे उनमें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और हमारी सेना ने पाकिस्तान की मिसाइल्स और ड्रोन्स को इफेक्टिव तरीके से न्यूट्रलाइज किया था, वरना भारत में भी बड़ा नुकसान हो सकता था। वैसे ये बोलने में कोई ईगो वाली बात नहीं है, लेकिन इजराइल को अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और भी एडवांस बनाना पड़ेगा और हो सकता है कि भारत इसमें इजराइल की कुछ मदद कर सके और हमें खुशी होगी अगर भारत इजराइल के काम आता है। वैसे ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर भारत को इजराइल या फिर रशिया इन दोनों में से किसी भी एक देश को चुनना पड़े, तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को किसका साथ देना चाहिए, इजराइल या फिर रशिया का? आई नो कि चॉइस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। एंड अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो बाकी लोगों का ओपिनियन देख सकते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।